हेलो बच्चों, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम एंड बेस थ्योरम के आगे नेक्स्ट स्टेप क्या है, एंड दैट इज रिवाइज्ड प्रोबेबिलिटी। ये ठीक है। रिवाइज्ड प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है? सबसे पहले एक एक करके सुनते हैं, एक एक करके वापस सुनते हैं। पहला चीज़ हमने क्या बताया? टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम में क्या था? एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालना था और जिसके होने के मल्टीपल तरीके वॉज प्रेजेंट। ये ठीक है कि इस रास्ते से भी हो सकता है, इससे भी हो सकता है, इससे भी हो सकता है, एंड सो ऑन। और बेस थ्योरम क्या था? बेस थ्योरम ये था कि वो इवेंट हो गया, ये हमें पता था, बट वो किस रास्ते से हुआ है इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना, रास्ते की प्रोबेबिलिटी निकालना वॉज बेस थ्योरम। अब बेस थ्योरम करने के लिए पहले हमें, बेस थ्योरम का क्वेश्चन करने के लिए हमें पहले जो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम वाली कैलकुलेशंस थी वो सारी करनी पड़ेंगी, उसके बाद ही आंसर आएगा। इसके भी एक स्टेप आगे जाके क्या हो गया? रिवाइज्ड प्रोबेबिलिटी। रिवाइज्ड प्रोबेबिलिटी में क्या होगा कि हमने एक एक्सपेरिमेंट किया और उसका आउटकम बता दिया कि ये हो गया, फिर हमने एक दोबारा एक्सपेरिमेंट किया, तो ऑफकोर्स जो सेकंड टाइम एक्सपेरिमेंट करेंगे उसका रिलेशन होगा कुछ ना कुछ पहले वाले जो एक्सपेरिमेंट का हमने आउटकम बताया उससे। तो अब हम बोलेंगे कि ये जो हमने सेकंड टाइम एक्सपेरिमेंट किया है इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। ठीक है, इसमें इस आउटकम की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो रिवाइज प्रोबेबिलिटी करते समय बेसिकली हम क्या करेंगे, जो हमें पहले हमने इवेंट किया फिर उसकी प्रोबेबिलिटी बताया, इस इनपुट को यूज़ करके हम रिवाइज करेंगे डिफरेंट जो रास्ते होंगे उनकी प्रोबेबिलिटीज़ को, और फिर अगले एक्सपेरिमेंट के लिए वो रिवाइज्ड प्रोबेबिलिटी डिस्कशन वो रिवाइज्ड प्रोबेबिलिटी यूज़ करेंगे। ये ठीक है। ऐसा करने से जो क्वेश्चन होगा वो हमारा रिवाइज्ड प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, रिवाइज्ड प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हो गया। कैसा होगा? देखो, फील लेने के लिए हम ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल हमने पहले क्वेश्चन ऐसे किया था कि दो बैग रखा है, एक के अंदर इतना वाइट इतना ब्लैक बॉल है, दूसरे के अंदर इतना वाइट और इतना ब्लैक बॉल है। फिर हमने क्या किया? रैंडमली दोनों में से एक बैग सेलेक्ट किया, उस बैग से एक बॉल निकाला। अब मेरे को नहीं पता कौन सा बैग है, और वो जो बॉल है वो मैंने बोला कि वाइट निकला। ठीक है, जब तक मैंने कुछ भी नहीं बोला, मैंने बोला कि एक बैग सेलेक्ट किया है और हमने से बॉल निकाला है। अब मैं अगर तुमसे विदाउट कुछ भी बताए, यानी कि बस ये बोला कि बॉल निकाला है, अब मैं बोलूँ कि वो बैग ए होगा इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, या बैग बी होगा इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो सिंपल आई से हम क्या बोलेंगे, यार दोनों में से किसी एक बैग से निकाला होगा, दोनों बैग में से एक बैग रैंडमली सेलेक्ट किया है, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी हाफ हाफ है। वो बैग ए होगा इसकी प्रोबेबिलिटी हाफ है, बैग बी होगा इसकी प्रोबेबिलिटी हाफ है। बट अगर मैंने आउटकम बता दिया, मैंने कि जो हमने बॉल निकाला है वो वाइट निकला है, अब वो वाइट निकला है तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बैग ए है। तो जैसे उसने मेरे को ये इन्फॉर्मेशन दिया एक्स्ट्रा कि यार वो वाइट निकला है, तो अब मेरा परसेप्शन चेंज हो जाएगा। मतलब अब मेरे दिमाग में ये भी आएगा किस में ज़्यादा वाइट थी, किससे वाइट निकलने का ज़्यादा चांस है। तो उसकी वजह से वो बैग, अभी भी नहीं पता मेरे को जिस बैग से हमने बॉल निकाला है वो बैग ए है या बी है, बट जो पहले हाफ हाफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन था, ये ठीक है, आउटकम बताने से पहले जो मेरे दिमाग में चल रहा था कि शायद ये बैग ए होगा या बैग बी होगा, उसकी जो प्रोबेबिलिटी हाफ हाफ थी वो अब डिस्टर्ब हो जाएगी, वो अब कुछ और हो जाएगी। कुछ और क्या होगी, ये हम कैलकुलेट बेस थ्योरम से करेंगे। बेस थ्योरम में हम यही कर रहे थे कि वो बैग ए होगा इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, बैग बी होगा। ये ठीक है, बेस थ्योरम से कैलकुलेट करने के बाद अभी भी नहीं पता मेरे को कि ये बैग कौन सा बैग है। अब हमने क्या किया, इसी बैग से एक और बॉल निकाला। अब जब हम दूसरी बार उसी बैग से एक बॉल निकाल रहे हैं तो मेरा परसेप्शन चेंज हो चुका है। अब वो हाफ हाफ, उसकी प्रोबेबिलिटी नहीं बची कि वो बैग ए है इसलिए उसकी प्रोबेबिलिटी हाफ हो गई। वो जो मैंने आउटकम बताया कि जो बॉल निकला वो वाइट बॉल निकला, उससे हमारा परसेप्शन चेंज हो गया। ठीक है, वो परसेप्शन चेंज हो गया, कहने का मतलब क्या है कि जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन था वो हाफ हाफ की बजाय डिस्टर्ब होकर कुछ और आ गया होगा। कुछ और क्या आया होगा ये हम बेस थ्योरम से कैलकुलेट करेंगे। अब हमने बोला कि उसी बैग से वापस एक बॉल निकाला, तो अब जब दोबारा दूसरी बार जब बॉल निकाला तो वो बैग ए भी हो सकता है, बैग बी भी हो सकता है। तो बैग ए होगा इस बात की प्रोबेबिलिटी या बैग बी होगा इस बात की प्रोबेबिलिटी हम बेस थ्योरम से कैलकुलेट करेंगे, मतलब उसको रिवाइज करेंगे हाफ हाफ से, फिर आगे के एक्सपेरिमेंट के लिए उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो नथिंग कुड बी बेटर देन सॉल्विंग ए क्वेश्चन। तो लेट्स सॉल्व ए क्वेश्चन। सीधा सीधा इसमें थ्योरी कुछ है ही नहीं। ये ठीक है, बस बेस थ्योरम से हमने रिवाइज किया प्रोबेबिलिटी और फिर दोबारा चालू हो गए।
उसके आगे फिर वही टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम ही है। तो रिवाइज प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट बेस थ्योरम प्लस उसके आगे एक टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। कैसे, अभी समझ में आ जाएगा। लेट 2 bags A and B are given as shown। ये ठीक है, एज शोन क्यों बोला, क्योंकि इतना ना लिखना पड़े ताकि हमें बैग ए है, बैग बी है, ये ठीक है। इसके अंदर मान लिया 5 वाइट 5 ब्लैक है, इसके अंदर मान लिया 7 वाइट 3 ब्लैक है। इफ randomly a bag is selected and a ball drawn from it is found to be white। जैसे हमने फाउंड टू बी वाइट, ये ठीक है। अब उसके आगे बोले देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ बैग ए। अगर ये क्वेश्चन होता तो ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन हो जाता, क्योंकि फाउंड टू बी बैग वाइट हो गया, बट ये हम एक स्टेप और आगे जा रहे हैं, ये ठीक है। नाउ इफ अनदर बॉल इज drawn from it, then find the probability that it is white। ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है। अच्छा, इस तरह का क्वेश्चन करते समय मेरे को ये समझ में आना चाहिए कि जो उसने पहले बोला है कि हमने एक बॉल निकाला और वो वाइट निकला, मेरे को ये समझना चाहिए इसको भी, इसका भी तो कहीं ना कहीं यूज़ हो रहा होगा। ठीक है। तो देखो सेकंड एक्सपेरिमेंट के लिए मतलब हमने एक बॉल निकाला और वो वाइट निकला, फिर उसी बैग से एक और बॉल निकाला, अब वो वाइट निकलेगा, इस बात की प्रॉबिलिटी क्या होगी। तो पहली बात तो मेरे को यही देखना पड़ेगा कि जो बॉल निकालने हैं, ये ठीक है, सेकंड टाइम पे जो बॉल निकालने वो बैग ए से निकालने या बी से निकालने, तो ये तो पता लगेगा नहीं कि बैग ए से निकालने बैग बी से निकालें। ये तो प्रोबेबिलिस्टिक एनालिसिस है, ए भी हो सकता है बी भी हो सकता है। ए होगा, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है वो हम कैलकुलेट करेंगे, जो ये बोला ना फाउंड टू बी वाइट, इसको यूज़ करके। तो अभी तो हम पहला एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, पहली बात जो उसने बोला ना कि रैंडमली एक बैग सेलेक्ट किया। अच्छा, बेस थ्योरम पढ़ाते समय मैंने ये बोला था कि जब भी बोले कि फाउंड टू बी वाइट, तुम तो मानो ही मत कि ये हो गया, तुम तो पहले बिना माने हुए ये ठीक है इसी बात की प्रोबेबिलिटी निकालो कि अ बॉल इज़ ड्रॉन फ्रॉम इट, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ वाइट। तो जो उसने गिवन इवेंट है उसी की प्रोबेबिलिटी निकाली पहले हमने कि उसके होने के चांस क्या है, विदाउट बायस्ड माइंड से, तो गलती होने के चांस कम हो जाएंगे। तो इसके अंदर 5 वाइट 5 ब्लैक, तो पहले तो हम इसी बात की प्रोबेबिलिटी निकालें कि दोनों में से एक बैग सेलेक्ट करें, उससे एक बॉल निकालें, वो वाइट निकलेगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो 7 वाइट 3 ब्लैक, ये हाफ, ठीक है, हाफ वाइट इज़ ड्रॉन, ये ठीक है, इसको इवेंट ई बोल दिया। तो यहाँ से आ जाएगी 5/10, यहाँ से आ जाएगा 7/10, तो इधर लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई विल बिकम, इसका कॉन्ट्रीब्यूशन तो वो आ जाएगा 5/20 प्लस इसका कॉन्ट्रीब्यूशन वो आ जाएगा 7/20 विच इज़ 12/20। ये कैलकुलेट हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। अगर क्वेश्चन वो यहाँ पे होता है ना, ड्रॉन फ्रॉम सॉरी अ बॉल इज़ ड्रॉन फ्रॉम इट, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ वाइट, आगे कुछ नहीं लिखा होता, तो ये आंसर हो जाता, क्वेश्चन यही खत्म हो जाता, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का क्वेश्चन। अब उसने क्या बोला, इट इज़ फाउंड टू बी वाइट, इसके आगे अगर ये लिखा होता देन व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ बैग ए, तो फिर ये क्वेश्चन हो जाता है किसका, बेस थ्योरम का। तो बेस थ्योरम में जो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे वो हमारे अभी भी काम की है, वो अभी निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी कि बैग ए वॉज सेलेक्टेड गिवन ई हैज़ अकर्ड, दिस विल बी ए का कॉन्ट्रीब्यूशन विच इज़ 5/20 अपॉन टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन 12/20, तो ये कितना आ जाएगा 5/12। मतलब वो जो बैग जिससे हमने बॉल निकाल के रख रखा है वो बैग ए होगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है 5/12। एंड बी गिवन ई,
तो वो यहीं से देख के बता सकते हो, दो ही बैग है ना, ए या बी, या अगर ए है तो उसकी प्रॉबिलिटी 5/12 है, वो बी होगा इसकी प्रॉबिलिटी 7/12 हो जाएगा। चाहे ऐसे बोल दो इसका कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई टोटल, ये ठीक है, ये बेस थ्योरम हो गया। अब पिक्चर में आएगा वो जो बैग है, मेरे को अभी भी नहीं पता कि वो ए है या बी है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी यूज़ करेंगे वो अब ये यूज़ करेंगे कि वो बैग ए है गिवन ई हैज़ अकर्ड, ये ठीक है, ये वाली प्रोबेबिलिटी यूज़ होगी अब 5/12। अब मतलब क्वेश्चन पे आ गए हम, इसी बात की अब हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं कि वो वाइट है, और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ई विच इज़ 7/12, ये ठीक है। इसको मान लिया हमने E1 मान लिया, अगेन वाइट इज ड्रॉन, ठीक है। तो अगर ए बैग है वो, तो ए बैग में अब क्या होगा, एक वाइट तो निकल ही चुकी है, उसने बोला ना कि नाउ इफ़ अनदर बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम इट, ये ठीक है। अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसी है तो मेरे को समझ में आ जाना चाहिए कि वो जो पहली बॉल निकाली है वो वापस नहीं रखी है, ठीक है। या फिर जो एग्जैक्टली IIT JEE में क्वेश्चन आएगा तो वो मेंशन कर देंगे विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब उसको वापस नहीं रखा जो पहली बॉल निकाल रखी है, ठीक है। तो हम तो विदाउट रिप्लेसमेंट के कर रहे हैं, चाहें तो तुम लिख लो यहाँ पे भाई मैथमेटिकली बिल्कुल करेक्ट रहने के लिए विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। तो अब अगर एक वाइट निकल चुका होगा तो ये बचा होगा, अगर वो बैग ए होगा, एंड अगर वो बैग बी होगा तो 6 वाइट और 3 ब्लैक बचा होगा। अब कोई बच्चा ये तो नहीं सोचा या बॉल तो एक निकली थी, 2 कम कैसे हुई, तो ये 2 कम नहीं हुए, ये प्रोबेबिलिस्टिक है कि इसकी प्रोबेबिलिटी 1 थोड़ा है, ऐसा हो गया है ज़रूरी थोड़ा है, इसकी प्रोबेबिलिटी 5/12 है ना, 5/12 से ये कन्फिग्रेशन होगा। जब ये कन्फिग्रेशन होगा तो दूसरे वाला बैग यहाँ पे साइड में रखा हुआ है, उसके अंदर 7 और 3 ही है, या फिर इसके अंदर इस कन्फिग्रेशन की प्रोबेबिलिटी 7/12 है, और जब ऐसा हो रहा होगा तो दूसरा बैग ए साथ में रखा होगा जिसमें 5 और 5 ही है अभी, ठीक है। तो ये 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये 2 बैग नहीं हो गए, वो तो जिस बैग से पहली बॉल निकली है उसी से दूसरी निकाल लें। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 4/9, 6/9। एक रास्ते में जितनी प्रोबेबिलिटी आई उनको मल्टीप्लाई कर दिया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना हो जाएगा, 5/12 इंटू 4/9 प्लस 7/12 इंटू 6/9। यही प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए, ठीक है, यही प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो ये हो गया 20 और 42 62, और अच्छा ये तो प्रोबेबिलिटी निकाली नहीं इधर, यही प्रोबेबिलिटी चाहिए हमें, ठीक है, अपॉन 108। ये हमारी क्या बोलते हैं रिवाइज्ड प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखो सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हम ऐसे ही बोल सकते थे, यही क्वेश्चन है कि दोनों में से हमने एक रैंडमली बैग सेलेक्ट किया, उससे एक बॉल निकाला, वो वाइट निकला, फिर हमने क्या किया, दूसरी बार उसी से निकालने के बजाय दूसरे से निकाल दिया बैग। सही है। अगर क्वेश्चन ये होता तो कैसे करेंगे, तो मैं तो इसी बोर्ड को मिटा रहा हूँ, मतलब आई एम टेकिंग एडवांटेज, यू आर सपोज टू राइट डाउन अ फ्रेश क्वेश्चन, ये ठीक है, जस्ट लॉजिक समझाने के लिए। ये सब दे रखा है, अनदर बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम इट, नहीं फ्रॉम अदर बैग, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ वाइट। ये क्वेश्चन हमने चेंज कर दिया कि पहली बॉल निकाली वो वाइट निकली, अब जो दूसरी बॉल है वो दूसरे बैग से निकाली, ठीक है। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो देखो हमारे लिए तो यही कैलकुलेशन सब चल जाएगी, बस थोड़ा सा चेंज आएगा लास्ट में, ठीक है। पहले तो जो उसने इवेंट दे रखा है कि एक बॉल निकाली वो वाइट निकली, इसी की हमने कैलकुलेशन की, प्रोबेबिलिटी वो कितनी आ गई 12/20, ये आ गया, ठीक है। अब बस दूसरी बार क्या होगा कि या तो बैग ए होगा या बैग बी होगा,
ठीक है, पहली बॉल जो निकाली है वो बैग ए होगा, इस बात की प्रॉबिलिटी 5/12 है। ठीक है, बट जो हम दूसरी बॉल निकालेंगे वो यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा, वो निकालेंगे बी से, क्योंकि दूसरे बैग से निकालनी है, और बैग बी में 7 वाइट एंड 3 ब्लैक होगा, तो ये जो प्रॉबिलिटी है वो 7/10 हो जाएगा। ठीक है, पहली बॉल जो निकाली अगर वो बैग बी है तो इस बात की प्रॉबिलिटी 7/12 है, और अगर ऐसा है तो दूसरी बॉल हम बैग ए से निकालेंगे जिसके अंदर 5 वाइट है एंड 5 ब्लैक है, तो ये जो प्रॉबिलिटी है ये इधर की बजाय इधर से आएगी अब, एंड दिस विल बी 5/10। कुछ भी चेंज नहीं हुआ कैलकुलेशन में, यहाँ तक एज इट इज़ रहा, बस यहाँ पे जो लास्ट दो थे वो चेंज हो गए, 7/10 और 5/10 हो गए, तो ये हो गया 7/10 एंड ये हो गया 5/10, ये हो गया। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 70/120। सही है, तो ये कैंसिल होकर कितना हो जाएगा, 7/12 हो जाएगा। ये आंसर हो गया। ठीक है, आई होप यू आर एबल टू फॉलो इट। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। Question number 3. Which says, let a bag contains 2 balls and a ball drawn from it is found to be white, then find the probability that a ball again drawn from it will be white। ये ठीक है, फ्रॉम इट विद रिप्लेसमेंट बोल दिया, इस बार विद रिप्लेसमेंट, मतलब उस बॉल को वापस रख दिया। तो देखो उसने क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक बैग के अंदर 2 बॉल हैं बस, ठीक है, एंड ए बॉल इज़ ड्रॉन फ्रॉम एंड इज़ फाउंड टू बी वाइट। इसकी बजाय ये सब मान लिया 1 मिनट के अंदर मिटा दें, जो उसने इवेंट दिया है उसकी प्रॉबिलिटी निकाला पहले हमने। ठीक है, मतलब उसने क्या बोला कि एक बैग दिया गया है, उसके अंदर 2 बॉल हैं और उसमें से अगर एक बॉल निकालें वो वाइट निकलेगी, इसकी क्या प्रॉबिलिटी है। तो अब हमारे दिमाग में क्या आएगा कि दूसरे कलर का बॉल कौन सा है। ठीक है, दूसरा कलर कौन सा है जो दूसरा बॉल है ये। ठीक है, मतलब दूसरा कलर ऑप्शन में क्या हो सकता है। तो अगर हम ऐसे सोचें कि यार ब्लैक हो सकता है, तो ब्लैक क्यों हो सकता है, रेड क्यों नहीं हो सकता। ठीक है, और
अगर हम कॉम्बिनेशन बनाने बैठे हैं, मतलब पहले हमें इसी बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो इवेंट दे रखा है कि वाइट बॉल, एक बॉल निकाली वो वाइट निकली, तो रेड हो सकता है, ब्लू हो सकता है। अगर हम ये सब सोचें तो मेरे को क्लियर हो जाएगा कि यार अगर कलर सोचने बैठे तो कलर्स तो इन्फानाइट हैं, ठीक है, तो वैसे तो होगा नहीं क्वेश्चन। तो उसका मतलब क्या है कि जो दूसरा कलर है वो कोई स्पेसिफिक कलर होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो मतलब व्हाट विल मेक सेंस, अगर मैं बोलूँ कि ब्लैक एंड वाइट, तो ब्लैक को वाइट के साथ क्यों कपल कर रहे हैं, वाई कि दूसरा ब्लैक ही हो, क्यों हो ब्लैक, उसकी बजाय व्हाट वी विल से कि अगर एक वाइट है तो दूसरा नॉन वाइट बोल देते, देन दैट वुड मेक सेंस, ठीक है। तो अब अल्टीमेटली क्वेश्चन हम ऐसे पढ़ेंगे या सोचेंगे कि एक बॉक्स है और जिसके अंदर दो बॉल हैं बस, और बॉल जो है वो वाइट या नॉन वाइट हो सकता है, ठीक है। अब उसमें से मैंने एक बॉल निकाला, वो वाइट निकलेगी, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है। पहले तो हमें यही कैलकुलेट करना है टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम से, मतलब स्टेप बाय स्टेप कैसे करेंगे, जो इवेंट दे रखा है पहले हम उसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम से, फिर उसको यूज़ करके बेस थ्योरम से पाथ की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, ये वाला पाथ था या ये वाला पाथ, फिर उसको यूज़ करके हम अपनी प्रोबेबिलिटी रिवाइज करेंगे और तब जाके ये रिवाइज प्रोबेबिलिटी है। रिवाइज प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन कैसे समझ में आता है, कैसे पहचान में आता है कि पहले उसने एक इवेंट दे दिया और ये बता दिया कि ये हो गया, फिर वो दोबारा एक्सपेरिमेंट करेगा, फिर उसमें किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा होगा। तो इस वाले केस में उसने एक बॉल निकाला, वो वाइट निकला, उसको वापस रख दिया, फिर बॉल निकाला कि एक बॉल निकाला वो वाइट निकला, यहाँ तक तो हो गया बेस थ्योरम, फिर एक बॉल निकाला उसको वापस रख के, तो ये हमें पता लगे कि दोबारा एक्सपेरिमेंट कर रहा है, अब ये रिवाइज प्रोबेबिलिटी हो गया, ठीक है। अब देखो कुछ बच्चों के दिमाग में ऐसा रहोगा कि यार इसमें अगर हमने बॉल निकाला वापस रख दिया तो अब वो बैग तो फिर अननोन हो गया, ये ठीक है, इस बात का क्या फ़र्क पड़ा कि वो पहले वाला बॉल जो है वो वाइट निकला, बिल्कुल फ़र्क पड़ा। अगर मेरे को फाउंड टू बी वाइट, अगर मेरे को इसी बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी होती कि एक बॉल निकालें और वो वाइट निकलें, तो हम ऐसे करते कि वो जो दो बॉल हैं या तो उसमें दोनों वाइट हैं, या एक वाइट एक नॉन वाइट है, या जीरो वाइट एंड दो नॉन वाइट है, ठीक है। अब ऐसा करने में कुछ बच्चे क्या बोलते हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता ना क्योंकि एक बॉल निकला है, इसीलिए मैंने बोला था कि जो हो नहीं सकता तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं, इसलिए तो मैंने बोला कि जो ये बोला गया ना जैसे फाउंड टू बी वाइट, ये ठीक है, फाउंड टू बी वाइट, ये फाउंड टू बी भूल जाओ, तुम तो क्वेश्चन को बिल्कुल फ्रेश ऐसे सोचो कि एक बैग है उसके अंदर दो बॉल है, उसमें से एक बॉल निकालें वो वाइट निकले, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, वो निकला नहीं निकला अलग बात है, जो नहीं हो सकता वो अपने आप जीरो आएगा, ठीक है। तो इसलिए वन वाइट इज ड्रॉन, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है। अब ये तीन केसेस हैं तो मेरे को तो नहीं पता उसके अंदर कितनी वाइट कितनी नॉन वाइट है, तो इन सबको इक्वली लाइकली मान लिया, 1/3 1/3 1/3, यहाँ से आ जाएगा 2/2 1/2 0/2। तो जो इवेंट दे रखा है उसकी प्रोबेबिलिटी मान लिया ये E1 है, ये E2 है, ये E3 है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/3 इंटू 2/2 प्लस 1/3 इंटू 1 इंटू 2 प्लस 1/3 इंटू 0/2, सो दिस विल बी 2 + 1 3/6, मतलब हाफ हो गया। मतलब एक बैग है उसके अंदर दो बॉल है, एक बॉल निकालेंगे और वो वाइट निकलेगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, हाफ, ये कैलकुलेट हो गया है, ठीक है। तो अब उसने ये बोला कि ये वाइट निकला, ये ठीक है, अब ये बता दिया कि ये हो गया, तो अब हम इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे क्योंकि बैग तो एक ही है, उस बैग के अंदर ये तीन प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, तो अभी भी नहीं पता कि उसके अंदर एग्जैक्टली कितना वाइट कितना ब्लैक है, ये ठीक है। तो अभी हमने फिर क्या किया, अभी उस बैग से दोबारा एक वाइट निकालनी है, तो उस बैग के अंदर दोनों वाइट है, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये ठीक है, ये देने के बाद अब उसने बोल दिया कि एक बॉल निकाला वो वाइट निकला, उस बैग के अंदर दोनों वाइट है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो इस पाथ की प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है, तो इसका कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाई टोटल, इसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है 2/6 और ये 3/6 था, तो ये आ जाएगा 2/3,
ठीक है, इसका कंट्रीब्यूशन ये था 1/6, मतलब ये जो था 1/6 अपॉन 3/6 आ जाएगा 1/3, ये जीरो हो जाएगा। तो ये हो नहीं सकता, तो ये अपने आप जीरो हो गया, मेरे को टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। सही है। गड़बड़ क्या करेंगे बहुत सारे बच्चे, वो क्या करेंगे, इसको हटा देंगे और उसको हाफ हाफ कर देंगे, हाफ हाफ करते ही ख़त्म हो गया गेम। ये आ तो 2/3 और 1/3 रही है। इसलिए मैंने बोला कि जो पहले इवेंट दे रखा हो, ये ठीक है, उसको मानो ही मत के दे रखा है, पहले तो उसकी अनबायस्ड तरीके से उसकी प्रॉबिलिटी निकाली। ये ठीक है। अब ये हमारी रिवाइज्ड प्रोबेबिलिटीज़ हो गई, ये हमारी प्रॉबिलिटी ऑफ हो गया E1 इस बात के बाद कि E हैज़ अकर्ड, प्रॉबिलिटी ऑफ E2 गिवन E है, और ये प्रॉबिलिटी ऑफ E3 गिवन E है। ठीक है। अब यहाँ से अच्छा, उस बॉल को उसने विद रिप्लेसमेंट बोला है, मतलब वापस रख दिया, तो इसके अंदर वापस 2 बॉल हैं, एक वाइट एक नॉन वाइट है, और 0 वाइट 2 नॉन वाइट है। इसकी प्रॉबिलिटी कितनी हो जाएगी, वापस 2/2, वाइट इज़ ड्रॉन, तो इसको हमने इस बार E डैश बोल दिया। तो यहाँ से 1/2 0/2, तो अब इसकी प्रॉबिलिटी कितनी होगी, प्रॉबिलिटी ऑफ E डैश विच इज़ रिवाइज्ड प्रॉबिलिटी। तो इस रास्ते में आने वाली प्रॉबिलिटी 2/3 2/2, 1/3 1/2, ये 0 हो गया। तो 2 दूनी 4 और 1 5/6, ये हो गया हमारा आंसर अल्टीमेटली। सही है। तो ये थी हमारी रिवाइज्ड प्रोबेबिलिटी। तो ये टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया, विच वॉज टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, बेस थ्योरम एंड रिवाइज्ड प्रोबेबिलिटी। एंड एज आई हैव सेड, इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये ठीक है, तीनों क्वेश्चन की कैलकुलेशन मोर और लेस एक जैसा ही है, बस रिवाइज में थोड़ा ज़्यादा होगा, बेस में एक स्टेप ज़्यादा होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज probability through tree diagram। ठीक है, probability थ्रू ट्री डायग्राम में क्या है, कुछ भी नई कॉन्सेप्ट नहीं है, कुछ भी नया नहीं है, बस हम ऐसा बोलेंगे जब नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ थोड़ी बढ़ने लगे तो हम ऐसे कर सकते हैं, डिफरेंट केसेस बना सकते हैं, विजुअली बना सकते हैं, ताकि हमें चीज़ें समझ में आ जाए। वैसे तो विदाउट डायग्राम बनाए भी काम चल जाएगा ऑफ कोर्स, उसकी जगह बस हम सीधा सीधा प्रॉबिलिटी के टर्म्स लिखेंगे। बट डायग्राम बनाने से क्या हो जाएगा, थोड़ी सी क्लैरिटी बढ़ जाएगी, थोड़ा सा हमें चीज़ें दिखाई देने लग जाएंगी कि एग्जैक्टली क्या बोला जा रहा है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन ही, जैसे मैंने बोला इसमें कुछ थ्योरी है ही नहीं। लेट 2 bags A and B are given, ये ठीक है, फिर दोबारा एज शोन। तो ए के अंदर मान लिया 2 वाइट एंड 3 ब्लैक बॉल हैं, और इसके अंदर मान लिया 1 वाइट। ठीक है, इसको रेड बोल देते हैं ताकि ये बी और 4 रेड बॉल है। इफ़ a bag is selected at random and a ball from it is transferred to other bag, now a ball
from other bag is drawn, then find the probability. First part, second drawn ball is white. Second part, first drawn ball is white. Third part, first drawn ball is white given second is white. Fourth part, both times ball of same color was drawn. ठीक है, second drawn ball is white given first drawn ball is white. Sixth, both times ball of same color was drawn. ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब इसमें देखो पॉसिबिलिटीज़ कैसे हैं, खूब सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। सबसे पहले उसने इन दोनों में से एक बैग सेलेक्ट किया, तो हमें ये नहीं पता ए सेलेक्ट हुआ या बी सेलेक्ट हुआ, दो पॉसिबिलिटी। फिर हमने इससे एक बॉल दूसरे में ट्रांसफ़र किया, तो वो जो ट्रांसफर्ड बॉल है वो रेड भी हो सकता है, वाइट भी हो सकता है, तो फिर दो दो पॉसिबिलिटी, तो टोटल चार पॉसिबिलिटीज़ होगी कि पहले बैग ए सेलेक्ट किया, फिर वाइट गया, फिर बैग, या फिर पहले बैग ए सेलेक्ट किया, रेड गया, या पहले बैग बी फिर वाइट, ऐसे करके चार पॉसिबिलिटी। फिर हमने दूसरे वाले बैग से एक बॉल निकाली, अब वो फिर रेड या वाइट हो सकती है, तो फिर उसका दोगुना पॉसिबिलिटी होगी, तो टोटल 8 पॉसिबिलिटीज़ हो गई ये। ठीक है, तो इन्हीं को हम पिक्टोरियली बना सकते हैं कि पहले मान लिया ए बैग सेलेक्ट हुआ ये, ठीक है, या फिर पहले बी बैग सेलेक्ट हुआ। ए बैग सेलेक्ट हुआ होगा इसकी प्रॉबिलिटी हाफ, बी सेलेक्ट हुआ होगा इसकी प्रॉबिलिटी हाफ। ठीक है, अगर ए सेलेक्ट हुआ तो इससे जो हमने दूसरे बैग में बॉल ट्रांसफ़र किया है ये, ठीक है, वो वाइट भी हो सकता है, वो रेड भी हो सकता है। इससे जब दूसरे में किया वो वाइट भी हो सकता है, वो रेड भी हो सकता है। ठीक है, फिर इससे जो बॉल निकला दूसरे बैग से वो वाइट भी हो सकता है, रेड, वाइट, रेड, वाइट, रेड, वाइट, रेड। तो ये टोटल 8 पॉसिबिलिटीज़ होगी। मान लिया ये पॉसिबिलिटी 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, 7, 8। 7 मतलब ये हो गया, ये पाथ हो गया 7। ठीक है, पहले बी सेलेक्ट हुआ, फिर रेड ट्रांसफ़र हुआ, फिर वाइट बॉल निकला दूसरे बैग से ये। ठीक है, 6 का मतलब क्या होगा, ये वाला पाथ हो गया कि पहले बैग बी सेलेक्ट हुआ, फिर उससे वाइट निकला, फिर जब दूसरे वाले से निकाला तो वो रेड निकला। तो ए के अंदर क्या था, 2 वाइट 3 रेड, 1 वाइट 4 रेड ये। ठीक है, अगर वाइट निकला तो वो वाइट निकल के बी में क्या, तो अब बी के अंदर क्या आ गया,
एक वाइट बढ़ जाएगा, 2 वाइट 4 रेड, और अगर रेड गया तो 1 वाइट और 5 रेड हो गया। ठीक है, अगर यहाँ से वाइट निकला तो इसके अंदर 3 वाइट 3 रेड हो जाएगा, और अगर रेड ट्रांसफ़र हुआ तो 2 वाइट एंड 4 रेड हो जाएगा। हाँ ठीक है, ये हो गया हमारा नेट पॉसिबिलिटीज़। ठीक है, अब इन पॉसिबिलिटीज़ में क्या देखेंगे, प्रोबेबिलिटी पार्ट तुम खुद ले सकते हो। अगर इससे हमने निकाला और वाइट बॉल निकला, इसकी प्रोबेबिलिटी 2/5, ये 3/5, यहाँ से वाइट निकले 1/5 4/5, फिर यहाँ से वाइट निकले 2/6 4/6 1/6 5/6, और ये हो जाएगा 3/6 3/6 2/6 4/6, ये प्रॉबिलिटी हो गया। तो एक पर्टिकुलर पाथ की अगर मेरे से पूछा जाए कि 1 हो रहा है, इस बात की प्रॉबिलिटी क्या है। अब 1 का मतलब क्या है, पहले बैग ए सेलेक्ट हुआ, वहाँ से जो बॉल निकाला वो वाइट निकला, फिर जो दोबारा बैग बी से बॉल निकाला वो वाइट निकला, ये बी हो जाएगा अगर ए से बी में ट्रांसफ़र हुआ है, ये ए हो जाएगा अगर बी से ए में ट्रांसफ़र। तो ये जो है कि पहले बैग ए सेलेक्ट किया, फिर वहाँ से वाइट निकला, फिर वहाँ से जब बॉल निकाला वो फिर वाइट निकला। इस बात की जो पॉसिबिलिटीज़ है वो, इसके रास्ते में जितनी प्रॉबिलिटियाँ हैं सबको मल्टीप्लाई कर दो। तो 1 का मतलब क्या है, यहाँ से चालू होके ये, तो हाफ इंटू 2/5 इंटू 2/6, तो 2 दूनी 4/60 ये आएगा। ठीक है, ऐसे अगर मान लिया हमसे और कोई भी पाथ की, जैसे 4 की प्रॉबिलिटी निकालनी है, तो 4 कहाँ से आएगा, ऐसे, तो ये हो जाएगा हाफ 3/5 5/6, ये ठीक है। 7 की प्रॉबिलिटी निकालनी है तो ये पाथ आएगा, तो हाफ इंटू 4/5 इंटू 2/6, ये 7 की। तो ऐसे ही 8 जितने ही पाथ दे रखे हैं सबकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं इंडिविजुअली। ठीक है, तो ये जो 1 2 3 4 है सिनेरियो जो हैं, इनकी जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं, इन्हीं के टर्म्स में आई कैन राइट द आंसर। ठीक है, अब चालू जाते हैं, आंसर लिखना इधर। फर्स्ट पाथ में क्या बोला है, सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि सेकंड ड्रॉन बॉल इज़ वाइट, तो मतलब यहाँ पे जितने भी वाइट आ रहे हैं सब जोड़ लो। अच्छा, ये जो 8 हमारी इवेंट्स हैं, टोटल जो 8 इवेंट्स हैं कि टोटल ये हुआ होगा, ये 8 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। अगर नेट इवेंट ये हुआ होगा तो ये हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये सारी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। तो उसने क्या बोला है इस फर्स्ट वाले केस में कि सेकंड ड्रॉन बॉल इज़ वाइट, तो मतलब ये वाइट है, ये वाइट है, ये वाइट है, ये वाइट है, ये चारों हमारी फेवरेबल हो गया। ठीक है, फेवरेबल हो गया तो इनकी प्रोबेबिलिटीज़ को हम जोड़ सकते हैं, एंड बिकॉज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो मेरे को और कुछ भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है, सिंपली जोड़ने से काम चल जाएगा। तो फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी, थर्ड, फिफ्थ एंड सेवन्थ। तो फर्स्ट पार्ट में आंसर कितना हो जाएगा, फर्स्ट +3 +5 +7, ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, फिर सेकंड पार्ट में फर्स्ट ड्रॉन बॉल इज़ वाइट, तो फर्स्ट तो बॉल यहाँ से ड्रॉ हुई तो वो वाइट है। अब ये वाइट में चाहे तो दिस इनटू दिस करके यहीं रुक जाओ, या तुम ये देखो कि अगर 1 2 3 4 के टर्म्स में आंसर लिखना चाहते हैं तो वाइट का नेट ट्री कौन कौन सा बना, तो वाइट के साथ तो 1 और 2 आ रहा है। ठीक है, और इस वाले वाइट के साथ 5 और 6 आ रहे हैं। तो अगर हम पाथ वाइज देखें तो 1 + 2 + 5 + 6 ऐसे आएगी ये। ठीक है, बेसिकली ऐसे आएगा हाफ इंटू दिस प्लस हाफ इंटू दिस। उन दोनों में से हाफ इंटू दिस को अगर हम कॉमन ले लें तो दिस प्लस दिस अपने आप 1 हो जाएगा। तो उसका मतलब क्या है कि हम यहीं रुक सकते थे, इसके आगे चाहे कुछ भी हो, फर्स्ट वाइट तो निकल ही आई तो यहीं से आंसर आ जाएगा, मतलब हाफ इंटू 2/5 प्लस हाफ इंटू 1/5, यही आंसर हो जाएगा। और टोटल जोड़ना चाहें तो वो भी एक ही बात है। ठीक है, थर्ड पार्ट इज फर्स्ट बॉल इज वाइट गिवन सेकंड इज वाइट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, मतलब ऐसे कर सकते हैं E1/E2,
E1 क्या है कि फर्स्ट बॉल इज़ वाइट, तो ऊपर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से ऐसे आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, फर्स्ट बॉल इज़ वाइट गिवन सेकंड इज़ वाइट, तो गिवन इवेंट क्या है कि सेकंड वाला वाइट है, सेकंड वाला वाइट है, ये इसमें आ रहा है, तो नीचे तो इस पूरी की प्रोबेबिलिटी लिखेंगे 1 + 3 + 5 + 7। न्यूमरेटर में ये ध्यान देने वाली बात है कि E1 नहीं आएगा, E1 और E2 में जो कॉमन है वो आएगा। तो E1 है क्या वैसे, फर्स्ट ड्रॉन बॉल इज़ वाइट, ये ठीक है। E1 क्या है कि फर्स्ट ड्रॉन बॉल इज़ वाइट, तो वो यहाँ पे रखा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, जो भी इन दोनों में कॉमन है, मतलब जो भी इन दोनों में कॉमन है, तो 1 कॉमन है वो आ गया इंटरसेक्शन में, 2 कॉमन नहीं है, 5 कॉमन है तो वो आ गया, ठीक है। ऐसे अगर देखोगे तो शायद हमें इंट्यूटिवली चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। यही आंसर हो गया हमारा थर्ड वाले पार्ट का, ठीक है। अब अगर हम फोर्थ पार्ट की बात करें, ठीक है, फोर्थ पार्ट की बात करें, बोथ टाइम बॉल और सेम कलर इज ड्रॉन, मतलब दोनों बार सेम कलर की बॉल है, तो वाइट वाइट, ठीक है, रेड रेड, वाइट वाइट और रेड रेड, तो वाइट वाइट का मतलब क्या है, 1 की प्रोबेबिलिटी, प्लस ये रेड तो अगली भी रेड चाहिए तो 4 की प्रोबेबिलिटी, प्लस ये वाइट तो अगली वाइट मतलब 5 की प्रोबेबिलिटी, प्लस 8 की प्रोबेबिलिटी। इन्हीं 4 पाथ में क्या होगा, इन्हीं 4 रास्तों में क्या होगा, दोनों बॉल सेम कलर का होगा, तो ये आंसर आ गया। फिफ्थ पार्ट पे चलते हैं। सेकेंड ड्रॉन बॉल इज वाइट गिवन फर्स्ट इज वाइट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड इज वाइट, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है गिवन E1, तो दैट विल बी दोनों का इंटरसेक्शन डिवाइडेड बाई E1, तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, बस यहाँ पे E2 की बजाय E1 आ जाएगा, सॉरी E2 ये था, E1 ये है, तो 1 2 5 6 ये आ जाएगा, और कॉमन तो दोनों में 1 और 5 ही रहेगा, तो न्यूमरेटर में यही आएगा। ये आ गया हमारा फिफ्थ पार्ट, ठीक है। सिक्स्थ पार्ट देख लेते हैं। सेकेंड ड्रॉन बॉल इज वाइट, ये ठीक है, गिवन सॉरी सेकेंड ड्रॉन बॉल इज वाइट गिवन बोथ टाइम बॉल ऑफ सेम कलर वॉज ड्रॉन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड ड्रॉन बॉल इज वाइट मतलब E2 गिवन सेम कलर का बॉल, तो इवेंट के सेम कलर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम कलर एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटरसेक्शन सेम, तो सेम कलर वाला तो फोर्थ में, तो फोर्थ की ये जो प्रोबेबिलिटी है फोर्थ वाली, ये तो एज इट इज़ आ जाएगी 1 + 4 + 5 + 8, ये तो एज इट इज़ आ गया। न्यूमरेटर में क्या आएगा, E2 मतलब सेकेंड ड्रॉन बॉल इज वाइट, और ES मतलब फर्स्ट एंड फोर्थ का इंटरसेक्शन, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, 1 कॉमन है हाँ, 4 कॉमन है नहीं, 5 कॉमन है हाँ, तो 1 और 5 कॉमन है, तो 1 + 5, 1 का मतलब क्या है कि ये वाला टर्म 4/60 लिख दिया, ऐसे ही 5 का प्रोबेबिलिटी ला के लिख दिया, 1 4 5 8 का प्रोबेबिलिटीज़ निकाल के जोड़ के रख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे मैं एक कैलकुलेट करके दिखाता हूँ, इसका मतलब क्या होगा, 1 + 5, तो 1 के अंदर तो आ गया 1/2 2/5 2/6 प्लस 5 के अंदर आ गया हाफ प्लस 1/5 3/6, ये ठीक है। 1 + 5 न्यूमरेटर में तो यही था, तो डिनोमिनेटर में 1 2 5 6, तो 1 तो यही आ जाएगा 2/5 2/6, एंड 2 में क्या आ जाएगा, 2 में यह आ जाएगा हाफ 2/5 4/6 प्लस सॉरी 2 नहीं 1 4 5 8, तो 4 चाहिए था, तो ये हो जाएगा 3/5, ये हो जाएगा 5/6, तो 1 4 5 तो यही है वापस हाफ 1/5 3/6 प्लस 8,
8 मतलब ये लास्ट वाला, तो वो हो जाएगा हाफ, 4/5, 4/6, ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। अब इसको कैलकुलेट कर लो तो नेट आंसर आ जाएगा। अब इसमें भी क्या है, 256 हर जगह कैंसिल, सारे टर्म्स में, तो नेट प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, न्यूमरेटर में 4 और 3 7 बटे, यह आ जाएगा 4, और 15 और 4 19, 20 21 22, और 4 और 4 16, तो 22 और 16 कितना हो जाएगा, 38। तो ये नेट आंसर आ जाएगा। तो जैसे ये कैलकुलेट किया वैसे ही बचे हुए भी कैलकुलेट कर सकते हैं अपने आप। So this will be our answer. This will be one type of question, and that is called probability using tree diagram. अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, एंड दैट इज ट्रुथ ऑफ एन स्टेटमेंट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट, इफ ए एंड बी speaks truth with probabilities P1 and P2, then first part, if they agree over a statement, then the probability that they are speaking truth is equals to, मतलब ये भी बेसिकली जो क्वेश्चंस हैं ये क्वेश्चंस हैं बेस थ्योरम के, और बेस थ्योरम के क्वेश्चंस में हमने बोला कि जो दो बंदे हैं ए और बी, पहला बंदा जो सच बोल रहा है वो P1 की प्रोबेबिलिटी से बोल रहा है, दूसरा बंदा सच P2 की प्रोबेबिलिटी से बोल रहा है। अब ये गिवन है, देखिए ठीक है, इफ़ दे एग्री ओवर ए स्टेटमेंट, दोनों ने सेम बात बोली। ठीक है, अब क्या हो सकता है कि या तो जो दोनों ने बात बोली वो सही है, दोनों सच बोल रहे हैं, या फिर जो दोनों झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, तब भी हो सकता है एग्री कर जाए ये। ठीक है, जब भी हम ऐसे पढ़ाते हैं कुछ बच्चे के दिमाग में पता नहीं कहाँ से ये डाउट आ जाता है, उन्हें लगता है कि अगर एक सच बोल रहा हो एक झूठ बोल रहा हो। तुम खुद ही सोच के देखो कि मान लिया दोनों ने बोला कि ये मार्कर रेड कलर का है। अब ऐसा थोड़ा हो सकता है कि एक ही बात तो हम मान लें कि हाँ तूने रेड बोला है तो तू तो सच बोल रहा है, और बी को बोलेंगे तूने भी रेड बोला है तू झूठ बोला है। ऐसा हो सकता है कि जब दोनों ने बात ही सेम बोली है तो या तो दोनों ही गलत होंगे या दोनों ही सही होंगे। ऐसा थोड़ा ना एक सही हो जाए एक गलत हो जाए, क्योंकि इट इज़ गिवन दैट दे हैव सेड द सेम थिंग। तो पहले तो जो गिवन की प्रोबेबिलिटी है, या तो दोनों ने सच बोला होगा इस बात की प्रोबेबिलिटी P1 P2, या फिर दोनों ने झूठ बोला होगा इस बात की प्रोबेबिलिटी 1 - P1 1 - P2। ठीक है, या तो P1 P2 प्लस 1 - P1 इंटू 1 - P2। अब हम ये तो गिवन इवेंट हो गया कि दोनों ने एक बात बोली। अब इस बात की प्रोबेबिलिटी कि दोनों ने सच बोला तो इसका कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल, जैसा बेस थ्योरम में करते हैं, तो ये आ जाएगा P1 P2 अपॉन इतना। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट,
अब सेकंड पार्ट में क्या है कि इसी क्वेश्चन का अगला वर्जन हो गया कि यहाँ पे तो क्या था, दोनों ने एक ही बात बोली, अब क्या बात बोली ये नहीं बताया हमको। ठीक है, मतलब किस इवेंट के बारे में बात कर रहे हैं वो पिक्चर में नहीं आया। बट अगर वो दोनों ऐसी बात बोले जिस मतलब ऐसी इवेंट के बारे में बोले कि ये इवेंट हो गया और उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है ये हमें पता है, ठीक है, तो फिर हम अपना दिमाग भी लगाएंगे। ठीक है, इस वाले केस में तो हमें पता ही नहीं कि जिस बारे में वो बोला जा रहा है वो बात कितनी प्रोबेबल है। सेकंड वर्जन जो इस फॉर्मूले का आएगा वो ये आ गया कि वो जो इवेंट बोले, मान लिया ए और बी दोनों ने आके बोला कि इंडिया जीत गया आज मैच, ये ठीक है, मान लिया इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में मैच हो रहा था एंड बोथ सेड कि इंडिया जीत गया। अब मेरे को हिस्टोरिकल डेटा से पता है कि इंडिया के जीतने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो मेरे दिमाग में फिर वो भी कैलकुलेशन आएगा, ये ठीक है, वो भी पिक्चर के अंदर आएगा कि इंडिया के जीतने की क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो अब उसी में इफ both A and B assert that an event E has occurred, probability of occurrence of which is small p, then the probability that event E has actually occurred will be, इसमें क्या बोला, दोनों ने आके क्या बोला कि इंडिया जीत गया, तो एक्चुअल में क्या हुआ होगा, या तो इंडिया जीत गया होगा, दोनों ने ये बोला कि इंडिया जीत गया है, दिस इज़ अ गिवन इवेंट, कि ये तो बोल ही दिया उन्होंने, तो अगर इंडिया जीत गया, ठीक है, तब तो दोनों ने सच बोला। अगर मान लिया इंडिया हार गया तो दोनों ने झूठ बोला। तो अब मान लिया मेरे को ये पता है कि उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी पी है, तो क्या हुआ होगा, इवेंट हुआ एंड दोनों ने सच बोला, या फिर इवेंट नहीं हुआ एंड दोनों ने झूठ बोला। ये ठीक है, ये इवेंट हुआ, दोनों ने सच बोला, और ये हो गया कि इवेंट नहीं हुआ एंड फिर दोनों ने झूठ बोला। ठीक है, तो अब किस बात की प्रोबेबिलिटी पूछा गया है कि इवेंट एक्चुअली में हुआ है, तो उसका मतलब क्या है कि इस बात की प्रोबेबिलिटी पूछा है कि इसने पार्ट की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय टोटल, तो P1 P2, इस बात की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये तो हो गया कि इवेंट वास्तव में हो गया, पहले बंदे ने सच बोला, दूसरे बंदे ने सच बोला, क्योंकि दोनों ने एक ही बात बोली कि ये इवेंट हो गया, इट इज़ गिवन, ये ठीक है। और अगर इवेंट नहीं हुआ फिर भी दोनों ने बोला कि इवेंट हो गया है, तो फिर वो दोनों झूठ बोले हैं। अब इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालना है कि एक्चुअली में इवेंट हुआ है, तो वो ये हो गया, तो दिस डिवाइडेड बाय टोटल, ये आंसर हो गया। ये ठीक है, ये पहला वर्जन हो गया जिसमें हमें इवेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो सिंपली हमने ये कैलकुलेट कर लिया। दूसरे वर्जन में इवेंट के बारे में हमें इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी भी पता है, और वो दोनों सच किस प्रोबेबिलिटी से बोलेंगे ये भी पता है। इन दोनों को मिला के ये वाला फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अब क्या है तीसरा वर्जन इस फॉर्मूले का। तीसरा वर्जन क्या है कि देखो, अगर दोनों ने कुछ बात आके बोली, तो कुछ क्वेश्चन तो ये हो गया, जैसे सेकंड वाले पार्ट में तो हमने ऐसे लिया था इवेंट को कि या तो वो बोलेंगे इवेंट हो गया, या वो बोलेंगे इवेंट नहीं हुआ। ठीक है, मतलब झूठ बोलेंगे एक ही तरीका है, या तो सच बोलेंगे या झूठ बोलेंगे, झूठ बोलने का भी एक ही तरीका है। ठीक है, अगर झूठ बोलने के भी मल्टीपल तरीके हो जाए, ठीक है, जैसे मान लिया मेरे पास ये 10 कलर के मार्कर्स हैं। ठीक है, मैंने एक मार्कर ऐसे निकाला और मैंने दोनों से पूछा कौन से कलर का है, इंडिविजुअली। ए से पूछा कि कौन से कलर का है विदाउट देखे हुए,
तो ए ने बोला रेड। फिर मैंने बी को बोला कि बताओ कौन से कलर का है, इंडिपेंडेंटली, मतलब आपस में कोई उनका साठ गांठ नहीं है। तो बी से भी पूछा तो उसने भी बोला रेड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मेरे को पता है कि 10 कलर का मार्कर अवेलेबल है। तो जब दोनों ने रेड बोला तो मेरे दिमाग में क्या जाएगा कि यार रेड ही होगा, वरना दोनों रेड क्यों बोलते। अगर मान लिया झूठ बोलना था और ये मान लिया एक्चुअली में वाइट कलर का है, ठीक है, और हो सकता है कि पहले वाले ने झूठ बोला और रेड, और दूसरे वाले कोई मस्ती सूझी है कि उसने भी बोला कि झूठ ही बोलेगा वो, तो उसके पास तो ब्लू भी बोल सकता था, ग्रीन भी बोल सकता था, ऐसे 10 में से कोई भी कलर बोल सकता था। तो उसने भी रेड ही बोला, तो मेरे दिमाग में क्या जाएगा कि दोनों एक बात बोले, ये बहुत लेस प्रॉबेबल है, तो इसलिए शायद दोनों ने सच ही बोला होगा, ये एक्चुअली में रेड ही होगा। तो इन दोनों में बस यही मेजर डिफरेंस है कि अगर झूठ बोलने के नंबर ऑफ़ तरीके आ जाएं तो फिर वी विल यूज़ दिस। अगर झूठ बोलने का एक ही तरीका है, हाँ या ना टाइप चीज़ है, तो फिर वी विल यूज़ दिस फॉर्मूला। नहीं सॉरी, उल्टा बोल दिया। अगर झूठ बोलने का एक ही तरीका है तो फिर वी विल यूज़ दिस। अगर झूठ बोलने के भी मल्टीपल तरीके हैं, जैसे मैंने बोला ना कि अगर कलर के पेन्स हैं मेरे पास और मैं ऑप्शन दे दूं कि भाई कौन से कलर का पेन है, दोनों ने रेड बोला, तो मेरे दिमाग में ये जाएगा कि दोनों झूठ कैसे कोइंसाइड कर सकता है। तो दोनों के झूठ के कोइंसाइड होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो भी पिक्चर में आ जाएगी। ठीक है, तो अब जो थर्ड फॉर्मूला हो गया वो एग्जैक्टली क्या होगा, इफ़ बोथ ए एंड बी एसेट इतना पूरा लिखने की बजाय अगर हम ये बोले इफ़ इन सेकेंड पार्ट द probability that their lie coincides is alpha, then required probability is equals to P1 P2 upon P1 P2 प्लस अल्फ़ा टाइम्स 1 माइनस P 1 माइनस P1 1 माइनस P2। ठीक है, ये समझने में दिक्कत होगी अभी बच्चों को जो पहली बार पढ़ रहा होगा डेफिनेटली कि ये अल्फ़ा क्या है। तो अभी क्वेश्चन करेंगे तो इट शुड बी क्लियर। तो नटशेल में हमने क्या बोला, 3 तरह के फॉर्मूले हैं, 3 वर्जन हैं फॉर्मूले के। पहले वाले केस में दोनों ने कोई बात बोली कि हाँ भाई ये हो गया, अब वो बात क्या है, वो बात उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है ये मेरे को नहीं पता। तो इफ़ेक्टिवली हम ऐसे बोल सकते हैं, जब मेरे को बात की प्रोबेबिलिटी नहीं पता तो हमने इस पी को हाफ मान लिया। ठीक है, हमने मान लिया कि वो 50-50% चांस है उसके होने या नहीं होने का। तो यहाँ पी की जगह हाफ रखा तो यहाँ पे भी हाफ आ जाएगा, ये भी हाफ आ जाएगा, तो ये तीनों जगह से कैंसिल हो जाएगा। यू विल गेट दिस फॉर्मूला। ठीक है, तो इसमें तो हमें फॉर्मूले को देख के कहीं से पिक्चर में ये लगा ही नहीं कि इवेंट के होने या नहीं होने की क्या प्रॉबिलिटी है, ये समझ में नहीं आया कहीं से ये। ठीक है, इस वाले केस में फिर दूसरा वर्जन क्या है इस फॉर्मूले का कि दोनों ने बोला कि इवेंट ई हो गया और मेरे को पता है कि इवेंट ई के होने की क्या प्रॉबिलिटी है, ये पता है मेरे को, तो फिर वो भी शुड बी टेकन इनटू अकाउंट। और फिर हमने बोला कि दोनों ने ये बोला है कि इवेंट ई हो गया है, ये तो गिवन है, मतलब इसमें हम नहीं बोलेंगे अगर दोनों ना बोले तो ऐसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि ये हमें बताया गया कि उन दोनों ने यही बोला है। ठीक है, तो उसमें हम कुछ 3-5 नहीं करेंगे। तो अब अगर दोनों ने बोला कि इवेंट ई हो गया है तो एक्चुअल में या तो वो हुआ होगा या नहीं हुआ होगा। अगर हुआ है तब तो दोनों ने सच बोला, वो इवेंट ये हो गया। अगर नहीं हुआ तो फिर दोनों ने झूठ बोला कि इवेंट ई हो गया है, तो नहीं हुआ, झूठ बोला, झूठ बोला। तो अब इस बात की प्रोबेबिलिटी कि वो इवेंट एक्चुअली में हुआ है, तो इसका कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई टोटल, ये फिर आ जाएगा। ठीक है, थर्ड पार्ट में थर्ड पार्ट और सेकंड पार्ट में क्या अंतर था। सेकंड पार्ट में क्या था कि हमारे पास झूठ या सच बोलने का एक ही तरीका था, हम तो यार यहाँ हाँ बोलेंगे या ना बोलेंगे। थर्ड पार्ट में क्या है कि अगर झूठ भी हम मल्टीपल तरीके से बोला जा सके, जैसे मान लिया अगर
एक्चुअली हमने एक मार्कर निकाला और वो वाइट मार्कर है, और मेरे को पता है कि 10 कलर के मार्कर अवेलेबल है इंक्लूडिंग वाइट। तो झूठ बोलने के मेरे पास 9 तरीके हो गए, मतलब वाइट को छोड़ के हम ऐसे ही बोल सकते हैं रेड है, ग्रीन है, ऐसे करके। तो जब दो बंदों ने सेम चीज़ बोला तो वो दोनों झूठ बोलेंगे एंड उसके बाद वो कोइंसाइड भी हो जाए, इस बात की प्रॉबिलिटी कम होगी। तो उसका मतलब क्या है कि उनका झूठ कोइंसाइड होगा, इस बात की प्रॉबिलिटी अल्फ़ा छोटा होगा। छोटा होने से क्या हो जाएगा कि ये वाली जो टर्म है वो छोटा हो जाना चाहिए, ये छोटा हो जाएगा तो इट विल क्लोज टू 1, ये ठीक है, इट विल बी क्लोज टू 1, ठीक है। प्रोवाइडेड P1 और P2 मतलब ऐसा ना हो कि वो बहुत ही ज़्यादा झूठे हो, P1 और P2 खुद ही बहुत छोटा छोटा नंबर हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वो मॉडरेटली झूठ बोल रहे हैं, मतलब P1 P2 ज़्यादा छोटे नंबर नहीं है, और तो उनके झूठ कोइंसाइड होगा, इस बात की प्रॉबिलिटी छोटा हो जाएगा, तो ये टर्म छोटा हो जाएगा, फिर पूरी जो प्रॉबिलिटी है दैट विल बी क्लोजर टू 1।